अनुज है और मैं ये वीडियो इज़राइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बना रहा हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चला आ रहा है और हम लोग इनके बारे में सुनते भी आ रहे हैं कि ये दो कंट्रीज़ काफ़ी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। और कौन इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही है कौन गलत है ये बोल पाना बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बोल पाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि कौन सही है कौन नहीं गलत है। और एक और चीज़ है कि हम लोग एज ए इंडियन ये बात को थोड़ा डिसइंटरेस्टेड भी रहते हैं कि भाई हमको क्या लेना देना है। और गाज़ा इतना दूर भी है इंडिया से, तो गाज़ा और फ़लस्तीन दोनों ही गाज़ा और इसराइल दोनों ही बहुत दूर है इंडिया से, तो ये बोल पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये फ़ील कर पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन सही है कौन गलत है, और इंटरेस्टेड हो पाना भी डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये जो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो इंडिया में ही है। मतलब इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में है, या फिर जैसे हम लोग सोचते हैं उसमें है। जनरली ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चला रहा था, बट 2 साल पहले कुछ चेंज हुआ। चेंज ऐसे हुआ कि हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वैसे अगर आपको इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है तो आप हिस्ट्री जाननी है तो आप यूट्यूब में जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इवन दो हिस्ट्री जानना इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो हाँ, कि 2 साल पहले क्या हुआ कि हमास ने, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और गाज़ा को कंट्रोल करता है, उसने अटैक किया इज़राइल के ऊपर। इज़राइल में 1000 से ज़्यादा लोगों को, जो कि इनोसेंट लोग हैं और पार्टी कर रहे हैं, वो अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये लोग घुस के उन लोगों को जाके मार देते हैं और मार के वीडियोज़ भी सर्कुलेट करते हैं, दिखाने के लिए देखिए हमने क्या किया है। तो ये जब दुनिया जिस बात से मतलब रूबरू होती है इंटरनेट के थ्रू, तो दुनिया भर से लोग बोलते हैं कि ये कैसा वाहिद घटिया किस्म का एक्ट है, और सब इसका कंडेमिनेशन भी करते हैं। और इंडिया से भी जो मोस्टली हम डिसइंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में लेकर, वो लोग भी कंडेमिनेशन इस बात को करते हैं। तो इस अटैक के मैंने भी इस 2 साल पहले जब ये अटैक हुआ तो कंडेमिनेशन किया। तो दो जब इवन दो तभी मेरा थोड़ा सा कंसर्न गाज़ा के लोगों के साथ क्या होगा उस बात को लेकर था। अब ये तो नेचुरल है कि इज़राइल अटैक करेगा गाज़ा के ऊपर। कि ऐसा कुछ हुआ है तो किसी का भी ये नेचुरल रिएक्शन हो सकता है। नेचुरल रिएक्शन होगा कि वो जाके अटैक करेगा दूसरी कंट्री के ऊपर। तो इज़राइल ने अटैक किया गाज़ा फ़लस्तीन के ऊपर, और ये इस बात को इस अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे कि ये जो अटैक इज़राइल ने स्टार्ट किया वो 2 साल से चल रहा है, और अराउंड 63,000 फ़लस्तीन के लोग मर चुके हैं। तो मैंने 2 साल हो गए हैं, तो मैं 2 साल से मैं भी ये न्यूज़ देख रहा हूँ, बट इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ कि क्या लगता था कि ठीक है इंडिया में भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, और हम क्या इतना दूर रह के क्या ही कर सकते हैं, और हमारा क्या ही स्टेक है इस चीज़ में। बट 6 महीने पहले थोड़ा चेंज हुआ कि मैं एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में मैं इंटरनेशनल सेक्शन हमेशा मिस कर देता कि ठीक है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इतना जानना भी नहीं है क्या है, और मेरा कुछ मतलब हमारा एज अ कंट्री कुछ ज़्यादा स्टेक्स नहीं है इस बात में, जो इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर इंडियन न्यूज़ में क्या हो रहा है वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। जब मैं पिछले 6 महीने से ही न्यूज़ पढ़ना चालू किया इंटरनेशनल सेक्शन, तो मैं देख रहा था कि हर दिन गाज़ा से एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ 60 लोग मर रहे हैं, 70 लोग मर रहे हैं, 80 लोग मर रहे हैं, 120 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं तो मर जा रहे हैं। अब खाना लेने जाने पे भी कोई मर जा रहा है, सोचिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे बॉदर करने लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट तभी मैं थोड़ा इंडिफरेंट सही था कि मेरे को इस बात का सही सोल्यूशन नहीं बताया कि इस बारे में किसी से बात भी करोगे तो जनरली लोग इज़राइल का ही सपोर्ट करेंगे, या फिर अगर कुछ लोग फ़लस्तीन का सपोर्ट करेंगे, तो जिसमें मैं दोनों का ही सपोर्ट करना सही नहीं मान पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, तो मैं सोच नहीं पा रहा था इस बारे में। बट धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ का ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के समझ में नहीं समझा जाए। ये एक कैसी सोसाइटी एज अ ह्यूमन सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं उससे भी रिलेटेड है, और ह्यूमैनिटी से भी रिलेटेड। कैसे? अब
ये मेरे को ना किताब पढ़ने की बहुत आदत है, तो मैंने ये 2 किताबें पढ़ी थी। जया बाय देवदत्त पटनायक, और एक और बुक है उन्हीं की, सीता इलस्ट्रेटेड टेलिंग ऑफ रामायण बाय देवदत्त पटनायक। अब पहले मैं रामायण की स्टोरी की बात करता हूँ। हम सबको रामायण की बहुत सारी स्टोरीज़ पता हैं, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और एक स्टोरी है अहिल्या के बारे में। अहिल्या हैं, उनकी शादी गौतम ऋषि से हो जाती है, जो कि काफ़ी एजड हैं और ज़्यादातर टाइम अपना मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं। तो अहिल्या ज़्यादातर टाइम अपना अकेले रहते हैं, अपने कुटिया में रहते हैं और अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इंद्र जो हैं वो उनका रूप धारण करके, गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, और वो इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ये सब गौतम ऋषि आके देख लेते हैं, तो वो गुस्से में आके अहिल्या और इंद्र दोनों को ही श्राप देते हैं, और अहिल्या को बोलते हैं कि तुम ज़िंदगी भर के लिए पत्थर बन जाओगे, तुमको कुछ फील नहीं होगा, तुमको लोग लात मार के जाएंगे, तुम्हारे ऊपर बैठेंगे, तुम्हारे ऊपर जानवर सुसु करेंगे, लेकिन तुम्हारे को ये ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा, और वो पत्थर में बदल जाती हैं। अब रामायण में भगवान राम उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच के कि इन्होंने गलत किया है या कुछ किया है, टच करके उनको इस पाप से मुक्ति दिला देते हैं। अब देखिए, एक भगवान उनके प्रति भी सिंपैथी दिखा रहे हैं समहाउ, जो अगर हम देखें सोसाइटी की नज़र में बहुत गलत काम किए हैं उन्होंने, अहिल्या ने बहुत गलत काम किया है, फिर भी भगवान उनके प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। अगर किसी से बात करोगे तो आप कोई भी बोलेगा, नॉर्मल इंसान, कि भाई ऐसा तो गलत किया है, उनके साथ तो गलत होना ही चाहिए, बट स्टिल ये स्टोरी हमको उल्टा बोल रही है कि नहीं, आप सिंपैथी दिखा सकते हैं, लोगों को ज़िंदगी भर के लिए पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको फॉरगिव करना ही है और आगे बढ़ना है जीवन में। तो इस स्टोरी से हमको ये पता चल रहा है कि चाहे भले भी हमास ने अटैक किया है इज़राइल के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत है, बट इसके लिए सारे गाज़ा के लोगों को ऐसे भूखमरी में मारना वो क्या सही है? वो क्या इज़राइल का ये अटैक क्या इज़राइल के ये सब एक्शंस को जस्टिफाई करता है? मुझे तो नहीं लग रहा कि इस स्टोरी से ऐसा कुछ मैसेज हमको मिल रहा है। अब ये जो कन्फ्रंटेशन है कि राम भगवान को कि उन्होंने ये जो किया, इससे ये कन्फ्रंटेशन उनके साथ होता है, रामायण में ही होता है, कि जब वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जो हैं वहाँ पहुँच जाते हैं कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, कौन वो इंसान है जो अपना दिमाग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और एक धनुष उठाने के लिए बोला था, उसने तो तोड़ दिया उस धनुष को। ये बात सुन के और वो ये भी बोलते हैं कि अच्छा, तुम वो राम हो जिसने अहिल्या को मुक्ति दिलाई, मैं तो अपनी माँ को भी मार दिया था सिर्फ दूसरे पुरुष के बारे में सोचने से। ये बात सुन के राम भगवान कहते हैं कि राम भगवान उनको आंसर देते हैं कि आप कैसे ऋषि मुनि हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के चक्कर में लोगों को मारे जा रहा है। परशुराम भगवान को जाना जाता है कि वो क्षत्रियों का वध करते हुए आ रहे हैं। अब ये बात सुन के वो थोड़े चौंक जाते हैं कि ऐसा कोई रिप्लाई उनको कैसे दे सकता है। तो वो बोलते हैं कि क्या रूल सही नहीं है, तुमको लगता है ऐसा? तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि रूल से इंसान नहीं बनते, इंसान को फ्रीली रहने दिया जाना चाहिए, और ऐसे सोसाइटी नहीं बनती, इससे डर क्रिएट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि और मेन ह्यूमैनिटी या संस्कृति का मेन एम है कि हम लोग अपने इस डर से आगे बढ़ें, और कब तक कौन डिसाइड करेगा कि हमको कब फॉरगिव करना है, और ऐसी कोई सोसाइटी ये बात जो एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि छोटा मोटी गलतियां अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो सोसाइटी, तो सोसाइटी का होना और जानवरों का होना एक ही बात है। ये बात को सुन के उनका परशुराम भगवान का मतलब उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि फाइनली मुझे ऐसा कोई क्षत्रिय मिला जो ऐसी बातें कर रहा है, और सारे क्षत्रिय एक जैसे नहीं होते, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे सारे क्षत्रिय नहीं होते। तो ये स्टोरी भी सेम बात बोल रही है कि कि कौन डिसाइड करेगा कब फॉरगिव करना है, कैसे फॉरगिव करना है। अगर हम कोई गलतियां माफ़ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में किसी की भी, तो हम अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये सोसाइटी कैसे बनेगी? तब तो हम जानवर जैसे ही रहेंगे।
और ये बातें रामायण में कही जा रही हैं। तो इस बात से मुझे मतलब ये बात सही एक सीखने को मिला कि आप सिंपैथी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत किया तो उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है सोचने का। हमारे हमारे इंडियन थॉट के मतलब बिल्कुल ही अलग अलग तरीका है सोचने का। हमारा इंडियन थॉट तो ये सिखा नहीं रहा है। फिर एक और स्टोरी है महाभारत में। महाभारत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कौरवों और पांडवों की लड़ाई को लेकर ही हम लोग टीवी में देखते आते हैं कि यही मेन स्टोरी है, यहीं पे महाभारत अंत हो जाती है, यही है जो भी है। बट ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जनरली टीवी में रिप्रेजेंट भी नहीं होती हैं, बट इस किताब में मैं पढ़ पाया वो सब स्टोरीज़। तो क्या होता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया है, महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया है, तो जो पांडवों के वंशज हैं उनमें से एक वंशज जिनका नाम परीक्षित है, वो अपने आप को एक टावर में बंद कर ले रहे हैं। और सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा, इनके बाप दादा तो इतने बड़े इंसान थे और ये बंदा अपने आप को टावर में जाके छुपा लिया है, ये कैसा इंसान है, ये कैसा है पांडव है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को एक सांप मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी हुई है या श्राप मिला है कि मेरे को एक सांप मार देगा आके। इवेंचुअली उनको एक सांप आके मार देता है। अब सांप यहाँ पे सांप बोला जा रहा है नाग ट्राइब के लोगों को, दोनों को इंटरचेंज करके बोला जा रहा है, क्योंकि सांप इन जनरल तो एग्जिस्ट करते हैं, बट नाग एज ए इंसान तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। तो वो जाके उनको मार देते हैं। तो उनका बेटा है, वो इस बात से बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे पापा को मार दिया किसी ने, मैं इस बात का बदला लूँगा। तो वो क्या करता है, एक यज्ञ कराता है और सारे ऋषि और पंडितों को बुलाता है कि आप ऐसा यज्ञ करिए जिसमें सारे नागों को एक एक करके मारा जाए। अब वो यज्ञ कर रहे हैं और एक एक करके नाग आके उसमें जल रहे हैं, जल भस्म हो जा रहे हैं, मतलब मर जा रहे हैं वो लोग। और जब लोग वहाँ के हस्तिनापुर के लोग ये देख रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए, हमारे राजा को जिसने मारा उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये तो नरसंहार है, ये जेनोसाइड है, ऐसे क्यों सबको मारा जा रहा है, ये तो सही नहीं है। बट वो यज्ञ चलता जा रहा है। तभी उस यज्ञ में वासुकी आते हैं। वासुकी जाके उनको बोलते हैं कि तुम ये यज्ञ रोक दो और ये जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। तो बोलते हैं कैसे अधर्म है, ये तो अधर्म नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मेरी बात सुनो। तो उनको एक कहानी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ दिन पहले जंगल में गए थे और वो हंटिंग कर रहे थे। तो वहाँ उनको जाके बहुत प्यास लगने लगा। तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब जंगल में कोई नहीं था तो उनके पास वो चले गए कि बोला, ऋषि को बोलने लगे मेरे को पानी दे दो, पानी चाहिए मुझे। तो जब ऋषि ने कुछ, क्योंकि वो ध्यान में मग्न हैं, तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो गुस्से में आके उनके गले के चारों तरफ एक मरा हुआ सांप लटका देते हैं। अब ये देख के ये उनका एक शिष्य देख लेता है, मतलब स्टूडेंट देख लेता है कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं मेरे क्या बोलते हैं टीचर के साथ। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ये शाप दे देता है कि तुम्हारी मृत्यु एक सांप से होगी, इसलिए तुम्हारे पिताजी की मृत्यु एक सांप के द्वारा हुई है। फिर वो उनका बेटा जो परीक्षित है, उनका बेटा पूछता है कि अच्छा तो इसी पर्टिकुलर सांप ने क्यों मारा। तो वो बोलते हैं कि इसी पर्टिकुलर नाग ने क्यों मारा। तो इसके लिए भी वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अब तुमको एक और कहानी सुनाता हूँ। अब ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेट कर सकते हो। कि जब कौरवों ने पांडवों को बोला कि आप जाके इंद्रप्रस्थ में जाके अपना वो बना सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं, तो इंद्रप्रस्थ एक जंगल था, वहाँ कुछ नहीं था। अब वो बेचारे वहाँ कैसे अपना मतलब घर वगैरह बनाते। तो अर्जुन ने क्या किया, वो जंगल जला दिया। अब जंगल में और भी लोग रहते थे, नाग लोग भी रहते थे। तो वो नाग लोग क्या कहते हैं, उनकी कुछ फैमिलीज़ के लोग मर गए, कुछ लोग बच गए, कुछ ऑर्फन हो गए। उनमें से एक जो ऑर्फन हो गया था उसने प्रण लिया था कि मैं अर्जुन या उसकी फैमिली में किसी को मार के रहूँगा। तो इसलिए उसने आके अभी इनके पिताजी को मार दिया, परीक्षित को मार दिया। तो इस बात से थोड़ा वो उनका बेटा थोड़ा चुप हो जाता है, जन्म है उनका नाम है,
तो वो चुप हो जाता है। फिर सोचता है मैं ये सब सर वो जस्टिस के लिए कर रहा हूँ, न्याय के लिए कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये सब जस्टिस नहीं है, और जस्टिस कौन डिसाइड करेगा। मतलब वासुकी बोलते हैं कि जस्टिस कौन डिसाइड करेगा, अगर जिनको तुम अभी मार रहे हो वो तो सेम कुछ लोग उनके ऑर्फन बन जाएंगे, वो लोग फिर से रिवेंज लेने आएंगे उनकी तरफ से, तो तुम गलत कर रहे हो और तुम्हारी तरफ से कौन गलत कर रहा है। इसमें डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए तुम जस्टिस ना सोच के धर्म की बात करो। धर्म है, धर्म हमको विस्डम और दूसरों के प्रति सहानुभूति देने का के लिए बोलता है, ना कि जिससे कि हम दूसरे की बात समझ पाएँ और हम इस चक्रव्यूह में ना पड़ जाएं जहाँ पे हम एक दूसरे की बात ना समझ पाएँ। तो ये, और वो बोलता है नहीं नहीं मेरे घर वालों ने तो जस्टिस के लिए कौरवों से लड़ाई करी। तो बोलते वो जस्टिस के लिए लड़ाई नहीं करी थी, वो लोग धर्म के लिए लड़ाई करी थी, इसलिए उसमें कोई जीतता नहीं है। उसमें सिर्फ हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर जीत पाते हैं। इसीलिए जब वो युद्ध ख़त्म हुआ तो दोनों ही कौरव लोग भी स्वर्ग में गए। अब ये सुन के वो जो जन्म में है वो शॉक हो जाता है कि यार कौरव तो बुरे हैं, हम लोग भी यही देखते आ रहे हैं ना महाभारत में कि कौरव बुरे हैं, वो लोग कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग तो सिर्फ अच्छे लोग जाते हैं। तो फिर वो उनको बाकी सारी स्टोरीज़ बताते हैं महाभारत की। तो ये स्टोरी से हमको ये पता चल रहा है कि अब इसको हम इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है, दोनों की नज़र से तो सब सही हैं। तो ये पॉसिबल सोल्यूशन तो यही है कि भाई बैठो, बात करने की कोशिश करो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो। बात ही करना एक दूसरे, मतलब अगर जैसे कि फ़लस्तीन की बात कर लेते हैं, फ़लस्तीन को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि इजराइल के लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका राइट भी है एग्जिस्ट करने का, चाहे भले ही 75 साल पहले हो या 77 ईयर पहले वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हों। सिमिलरली इसराइल के साथ भी है कि वो लोग चाहे भले भी बाहर से आए हों या उन्होंने देश बनाया हो, लेकिन उनका भी, फ़लस्तीन के लोगों को भी राइट है एग्जिस्ट करने का। तो ये जो लड़ाई है, इससे तो मुझे लगता नहीं जो इजराइल इतने लोगों को मारते जा रहा है, या फिर हमास जो वापस हॉस्टेज देने को रेडी नहीं है, एक भी हॉस्टेज एक साथ सारे हॉस्टेज देने को रेडी नहीं है, धीरे धीरे करके देना चाहते हैं, उनका लॉजिक है। तो ये दोनों तो अपनी नज़रों में सही हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यही तो इसका मतलब यही है कि डिसाइड, ये जो तरीका है डील करने का, ये सही तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आपको एक दूसरे के प्रति मतलब एक दूसरे को सुनने की इच्छा रखनी है, समझने की इच्छा रखनी है, और करुणा भाव से एक दूसरे को देखना है। तो यही मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। वैसे तो और भी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे सिमिलर थीम के बारे में बात की जाती है, क्यों इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हिस्ट्री ये नहीं डिफ़ाइन करेगी कि आज क्या सॉरी